Dear students, in the last lecture, we have done collector tuned common emitter oscillator, and we have seen that in collector tuned oscillator means a tank circuit is present in the collector side of the transistor, and when we say common emitter, it means we are using the transistor in common emitter configuration. In today's lecture, we will like to explain the Hartley oscillator. Hartley oscillator is basically a special oscillator which is used to supply the waves of radio frequency or very high frequency. As you can see from this circuit that a tank circuit is present in this collector side. It means this is also a collector tuned oscillator. And we know that transistor we are using in common emitter configuration. When we are using common emitter configuration, it means this Hartley oscillator is also a collector tuned and common emitter oscillator. We can see that in this inductor coil L, it is divided into two parts. First one is this L1, second is this is L2 and lower part is L1, or in between we have divided this coil into two parts, and the central part of this coil, it is connected to base ultimately. It means this L1, it is connected to base part because this part is L1 का जो ये वाला पार्ट रहेगा ये तो हमारा बेस से जाके कनेक्ट करता है, और जो ये सेंटर वाला पार्ट है ये हमारा जाके एमिटर से कनेक्ट करता है। तो इसका मतलब जो ये L1 है ये हमारा बेस एमिटर सर्किट के अंदर रहेगा, और जो L2 है, L2 में क्या होगा कि जो ये एक पार्ट है ये तो जाके हमारा एमिटर से कनेक्ट करता है सेंट्रल पार्ट, और जो अपर वाला पार्ट है वो हमारा कलेक्टर से कनेक्ट करता है। इसका मतलब जो L2 है वो तो हमारा एग्जिस्ट करता है कलेक्टर एमिटर टर्मिनल के बीच में, और जो L1 है, L1 हमारा एग्जिस्ट करता है बेस और एमिटर के बीच में। और इस सर्किट के अंदर जो R1, R2, RE एंड दिस VCC, इनका जो काम है वो क्या है, वो डीसी बायसिंग सप्लाई करना है। मतलब जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट को फिक्स रखना है। VCC, R1, R2 एंड RE, ये जो चार कंपोनेंट है ये हमारे डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। जो CE है, CE अगेन द बाईपास कैपेसिटर एज वी हैव यूज्ड इन अवर अर्लियर सर्किट्स आल्सो। दिस C1 एंड C2, दीज आर ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स। ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स का काम क्या होता है कि जो ये डीसी सप्लाई है या डीसी करंट है ये उसको ब्लॉक करते हैं, और जो भी एसी करंट है या जो वेरिएशंस होंगे ये उनको आगे पास कर देंगे। इसका मतलब जो भी हमारी डीसी सप्लाई आएगी या डीसी करंट फ्लो करेगा वो हमारा C1 पे मतलब बेस पे भी नहीं जाएगा, और C2 ये आगे भी नहीं, आउटपुट पे भी नहीं जाएगा। इसका मतलब वो ब्लॉक रहेंगे, सिर्फ जो एसी कंपोनेंट्स है वो हमारे पास करेंगे C1 और C2 के थ्रू। जो RFC है, इट इज ए रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल है इसका काम भी वही है कि ये एसी पार्ट को ब्लॉक कर देगा, और जो डीसी पार्ट है उसको इजीली पास करेगा, उसको जाने देगा। अगर हम आगे चलें तो अगर हम देखते हैं इसके बाद कि इसके अंदर जो फीडबैक रहेगा, फीडबैक कैसे रहेगा। मैंने जैसे बताया कि जैसे ही मान लो K को प्रेस करेंगे, जो भी करंट हमारा इस चोक कोइल से पास करेगा, इसका मतलब जो वेरिएशन हमारा L2 के अंदर आएगा उसके कोरस्पोंडिंग हमारा इंडक्शन होके जो वेरिएशन है वो L1 के अंदर आएगा। और क्योंकि L2 हमारा आउटपुट सर्किट में प्रेजेंट है और L1 हमारा इनपुट सर्किट में प्रेजेंट है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो L1 है ये हमारा बेस और एमिटर के बीच में लाई करता है, और जो L2 है ये हमारा एमिटर और कलेक्टर के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब L2 हमारा आउटपुट सर्किट के अंदर है, L1 हमारा इनपुट सर्किट के अंदर है। तो जब इसके अंदर से करंट पास करेगा तो L2 से L1 में जो इंडक्शन होगा उससे क्या है कि जो फीडबैक है वो हमारा आउटपुट से इनपुट में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर हम ये बात करें कि जो फीडबैक है वो नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, तो हम लोगों को पता है कि जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट है दैट इज आउट ऑफ फेज फ्रॉम द इनपुट। मतलब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज 180 डिग्री। एंड 180 डिग्री जो दूसरा
इंट्रोड्यूस होगा वो हमारा L2 से जब L1 में ट्रांसफर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। इसका मतलब 180 डिग्री यहां से आता है, 180 डिग्री यहां से आता है, तो हमारे पास जो टोटल फेज डिफरेंस बन जाता है दैट बिकम्स 360 डिग्री, एंड 360 डिग्री इज इक्वलेंट टू 0 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो भी फीडबैक सिग्नल होगा, जो आउटपुट से इनपुट में जो कॉमन कलेक्टर एमिटर पार्ट से और बेस एमिटर पार्ट पे जाके इसके अंदर ऐड होगा, वो जो है सिग्नल वो दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे, इसलिए जो फीडबैक होगा दैट विल बी पॉजिटिव फीडबैक। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, ये तो अभी हमने सारे के सारे कंपोनेंट्स को देख लिया कि सारे के सारे कंपोनेंट्स का क्या काम है। व्हेन की के इज प्रेस्ड, जब हम इस की के को प्रेस करते हैं तो वीसीसी के थ्रू हमारा क्या है कि कलेक्टर के अंदर करंट पास करता है। जब इसके अंदर से करंट पास करेगा तो क्या होगा, ये इस सी को फुल्ली चार्ज कर देगा इस कैपेसिटर को। जैसे ये कैपेसिटर चार्ज हुआ उसके बाद इसकी डिस्चार्जिंग शुरू होगी। जो इसकी डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग इसकी L1 और L2 के थ्रू होगी, मतलब इस पाथ के थ्रू होगी। L1 और L2 से जब इसकी डिस्चार्जिंग शुरू होगी, इसका मतलब क्या है कि जब इस सर्किट में करंट पास करना शुरू कर देगा तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होनी शुरू हो जाएंगी, जो कि सिंपल एक टैंक सर्किट का प्रिंसिपल है कि जैसे ही इसके अंदर से पहले ये फुली चार्ज हुआ, फिर ये डिस्चार्ज जब इसके थ्रू होने शुरू होगा तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू होगी। जब मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू होगी तो जो ऑसिलेशंस हैं वो हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, बट द ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, क्योंकि यहां तक फीडबैक नहीं हुआ है। अब ये जो इसके अंदर से ऑसिलेशन शुरू होंगे, जो करंट पास करेगा, अब जो ये L1 वाला पार्ट है ये अल्टीमेटली यहां पे अप्लाई होगा, और जो ये करंट है इसके अक्रॉस जो आएगा L1 के अक्रॉस, ये अल्टीमेटली बेस और एमिटर के बीच में जो फॉरवर्ड बाइसिंग है उसको सपोर्ट करेगा। जब फॉरवर्ड बाइसिंग को सपोर्ट करेगा तो उससे हमारा एमिटर करंट बढ़ेगा, एमिटर करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा। अल्टीमेटली क्या है कि जो फीडबैक है वो यहां से आके ओवरले हो जाएगा जो इनपुट आ रहा है। हालांकि इनपुट इसके अंदर कुछ नहीं की के प्रेस की, हमने वीसीसी से करंट फ्लो किया, उससे हमारे ऑसिलेशन शुरू हुए। ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, लेकिन जो L1 से फीडबैक इसके ऊपर गया वो जाके हमारे पास अगले जो टर्म में फीडबैक आएगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो क्या है कि जो ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे उनका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाएगा। जब ये जो L1 के थ्रू हमारा इनपुट जाएगा वो एज इनपुट काम करेगा और आउटपुट में हमें जो ऑसिलेशंस मिलेंगे वो इस इंडक्शन के थ्रू L से हमें आउटपुट मिल जाएगा। इन दिस वे ए कंटिन्यूअस अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस विल अपीयर इन द आउटपुट सर्किट। ये तो थी इसकी वर्किंग, हमने इसके सर्किट के फंक्शनिंग देख ली, इसकी वर्किंग देख ली। अब अगर हम देखें कि हार्टले ऑसिलेटर जनरली जो यूज होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के जो सिग्नल्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए होता है। और अब हमें प्रोड्यूस करनी है, हमने कहा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। अब हम उस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं? हमें पता है कि जो फॉर्मूला है दैट इज न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। 2 पाई इज कॉन्स्टेंट, इट मीन्स न्यू कैन बी चेंज आइदर बाय चेंजिंग L और बाय चेंजिंग C। अब L का जो वेरिएशंस है इसके अंदर हम ज्यादा रेंज तक वेरी नहीं कर पाएंगे L को चेंज करके, क्योंकि इसकी एक लिमिट है कि हम यहां से यहां तक ही वेरी कर सकते हैं, तो इसको चेंज करके हम ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते। इसलिए जनरली हम जो यूज करते हैं यहाँ पे हम वेरिएबल कैपेसिटर यूज करते हैं। तो जैसे जैसे हम कैपेसिटर को ट्यून करेंगे वैसे वैसे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो चेंज होती चली जाएगी। तो इसका जो वेरिएबल होने का कारण ही यही है कि हमें जो भी फ्रीक्वेंसी चाहिए वो अल्टीमेटली हमें इस कैपेसिटर को चेंज करके मिल जाएगी। न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, इसके कोरस्पॉन्डिंग तो हम अपनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को इस ऑसिलेटर से जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्टले ऑसिलेटर। इसकी हमें सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए, हर एक कंपोनेंट की फंक्शनिंग पता होनी चाहिए कि हर एक कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, और उसके बाद हमें उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बताते हैं कि एक्चुअली इट इज न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। यहाँ पे जो L रहेगा L विल बी, क्योंकि इसके अंदर क्या है L1 और L2, और अल्टीमेटली इन दोनों का जो एक दूसरे के अंदर जो 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 ट्रांसफर कर रही है, ये जो इंडक्शन हो रहा है एक के वेरिएशन के कारण जो दूसरे के अंदर वेरिएशन हो रहा है वो भी मैटर करेगा। तो L इक्विवेलेंट इसलिए हमने वर्ड यूज किया यहाँ पे कि न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L इक्विवेलेंट इंटू C, where this L equivalent is given by L1 plus L2 plus twice of the M। यहाँ पे L1 हमारे पास क्या है इंडक्टेंस, L2 क्या है इंडक्टेंस, दोनों अलग अलग पार्ट की, और दिस M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस।
एक से अंदर दूसरे के अंदर, एक से जो दूसरे के अंदर जो वेरिएशन है, जो ट्रांसफर हो रहा है सिग्नल, वो बेसिकली इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि इनका म्यूचुअल इंडक्शन जो पैरामीटर है वो क्या है। तो L इक्विवेलेंट इज L1 प्लस L2 प्लस 2M। इन केस अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास M की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाए, तो वी कैन से कि दिस L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो हम जो भी L1 और L2 का जो सम होगा वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे और हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस मिल जाएगी। और बच्चों ये जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L इक्विवेलेंट इनटू C एंड दिस L इक्विवेलेंट इज दिस वन, ये हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के ऊपर कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो आपको इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, वो सारे के सारे करने पड़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्टले ऑसिलेटर। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज CRO। CRO का नाम आपने सुना है। CRO इज सिंपली कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जब हम कैथोड रेज की बात करते हैं तो कैथोड रेज आर सिंपली द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स वेव्स हैं दे आर बेसिकली नेम्ड एज कैथोड रेज, और जो CRO है इट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि CRO की जो फुल फॉर्म है दैट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और इसका काम क्या है? CRO इज ए डिवाइस यूज्ड टू स्टडी द वेव फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस, साउंड वेव्स और अदर पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस। मतलब किसी भी फंक्शन की जो वेव होगी उसको स्टडी करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं दैट इज CRO। CRO के मेनली जो पार्ट हैं वो क्या है? कैथोड रे ट्यूब। मान लो ये एक ब्लॉक डायग्राम है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारे पास CRT है, कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर से कैथोड रेज हमारी जनरेट होती हैं और हमें दिखाई देती हैं। इसका दूसरा पार्ट है पावर सप्लाई, जिससे सारे के सारी जो फंक्शनिंग है इस पावर सप्लाई से होती है। ठीक है, एक है हमारे पास एम्पलीफायर्स, ये वर्टिकल एम्पलीफायर है, ये हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन देने के काम आते हैं। और एक हमारे पास स्वीप जनरेटर या टाइम बेस्ड सर्किट, या हम इसको बोलते हैं स्वीप सर्किट। जो स्वीप जनरेशन है, जो बेसिकली आगे हम करेंगे कि इसका काम क्या है, टाइम बेस्ड सर्किट कैसे काम करता है। तो ये हमारे पास इसके मेन कंपोनेंट है। एक है हमारे पास कैथोड रे ट्यूब, दूसरा है हमारे पास पावर सप्लाई, तीसरा है हमारे पास जो डिफ्लेक्शन वोल्टेज एम्पलीफायर, एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, एक वर्टिकल एम्पलीफायर है, और एक चौथा है हमारे पास जो टाइम बेस्ड सर्किट है, या हम जिसको स्वीप सर्किट भी बोलते हैं, जो ये वाला पार्ट है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और इसमें से क्योंकि बाकी देखो ये दोनों भी एम्पलीफायर हैं, ये भी स्वीप जनरेशन का ही काम करता है, कोई मेन वो नहीं है। पावर सप्लाई भी सब कंपोनेंट्स को पावर जनरेट करती है। जो एक्चुअल वर्क काम है हमारा सारे के सारे के अंदर वो इस कैथोड रे ट्यूब का है। और कैथोड रे ट्यूब में हमने देख लिया क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, XY प्लेट्स हैं। अब हम आगे करेंगे कि इनका क्या यूज है। ये हमारे पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। कैथोड रे ट्यूब पहले तो प्रिंसिपल क्या है कैथोड रे ट्यूब का, कि इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज कैन बी ब्रॉट टू फोकस ऑन ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन बाय सुटेबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम वे एज ए बीम ऑफ लाइट इज ब्रॉट टू फोकस ऑन ए स्क्रीन बाय एन ऑप्टिकल लेंस। मतलब हम जब किसी भी लाइट बीम को फोकस करते हैं लेंस के साथ, हम क्या करते हैं, सिंपल उसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, वो कन्वर्स करेगी और जाके हमारे पास फोकस हो जाएगी। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके भी इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स, जब इलेक्ट्रॉन्स की हम चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस पे इफेक्ट आता है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट आता है। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपर कॉम्बिनेशन में अप्लाई करते हैं तो जो दिस इलेक्ट्रॉन बीम्स और कैथोड रेज दे कैन बी फोकस्ड। अब जब और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग और मैग्नेटिक फोकसिंग। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं तो दिस इज मैग्नेटिक फोकसिंग। टाइम बेस और स्वीप सर्किट इज यूज्ड टू डिफ्लेक्ट द बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन इन विच कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक अगर हम एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हमें तीसरी डायरेक्शन में स्वीप करने के लिए, आगे मूव करने के लिए, उसका टाइम पीरियड चेंज करने के लिए जो सर्किट यूज करते हैं दैट इज टाइम बेस और स्वीप सर्किट। तो हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है उसके मैंने वहां पे भी बताया था तुम्हें, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन सिस्टम और तीसरा है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। पहले बात आती है इलेक्ट्रॉन गन की।
जब हम इलेक्ट्रॉन गन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गन के अंदर ये देखिए, ये एक फिलामेंट है। फिलामेंट का काम क्या है? हीटिंग प्रोड्यूस करना। उसके बाद ये हमारे पास एक के टाइप क्या है, कैथोड है, जो हमारा ऑक्साइड से कोटेड है। सिलेंड्रिकल कैथोड है हमारे पास, सिलेंडर है, इसका मतलब फिलामेंट के चारों तरफ रहेगा, ये एक कैथोड है। ठीक है। उसके बाद ये एक ग्रिड है, ये भी एक सिलेंडर है जो इस कैथोड के आसपास रहेगा एंड इट विल एक्ट एज कैथोड। इस पे भी नेगेटिव पोटेंशियल होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो ये ऑक्साइड कोटेड सिलेंडर है जो के है, जैसे ही ये फिलामेंट पे हीट होता है, इसमें इस हीटिंग होती है तो अल्टीमेटली ये इस के को हीट करेगा, और क्योंकि ये ऑक्साइड कोटेड है वो तो इसमें से क्या होगा, जो थर्मोआयनिक एमिशन की टेम्परेचर के रेज करने से इलेक्ट्रॉन्स क्या है अपना सरफेस छोड़ के निकल जाते हैं। तो थर्मोआयनिक एमिशन के थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। जो ये जी है हमारा जो निकल का है, ये इस कैथोड को सराउंड करता है, और इसके अंदर क्या है कि एक सेंट्रल होल है जहां से जो कोएक्सियल बीम है, जो बीम है हमारी, वो इस एक्सिस के लॉन्ग निकल जाती है। और जो एक्सिस ऑफ दिस जी, जो इस सिलेंडर का एक्सिस है, वो वही रहेगा जो हमारा इस पूरी सीआरटी का एक्सिस है। ये हमारा ऑक्साइड कोटेड, ये निकल का, और जैसे इलेक्ट्रॉन बीम इससे पास करी, इस पे हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल होता है जी पे। नेगेटिव पोटेंशियल का काम क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन बीम को रिपेल करेगा, मतलब आगे की तरफ मूव करेगा। उसके बाद ये देखो हमारे पास A1 और A2 दो सिलेंड्रिकल एनोड्स हैं, और इन एनोड्स का काम क्या है, इन पे पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये इस इलेक्ट्रॉन बीम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और जो A2 का पोटेंशियल है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ A1, सो दैट व्हेन ए बीम इज अट्रैक्टेड बाय A1 इट इज फर्दर अट्रैक्टेड बाय A2। और जैसे जैसे ये हम पोटेंशियल इस पे अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन से क्या है कि वो इस बीम के रूप में यहाँ से एक्सेलरेट होके, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा। उसके बाद YY और XX, ये देखिए दो हमारे पास वर्टिकल हैं, दो हमारे पास हॉरिजॉन्टल हैं, दो ये प्लेट्स लगी हुई हैं। ये जो प्लेट्स काम करती हैं ये हमारे पास डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है। हम इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, हम इन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, ये बीम की को डिफ्लेक्ट करने के काम करेंगे। डिफ्लेक्शन होगा इसका मतलब फोकस करने का काम करेंगे। तो एक्स प्लेट पे भी हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, वाई पोटेंशियल पे करेंगे, ताकि जो बीम है वो हमारी वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। दोनों के दोनों हमारे, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग भी कर सकते हैं और हम मैग्नेटिक फोकसिंग भी कर सकते हैं। तो बीम उसके बाद यहां से निकल के ये डायरेक्ट जाके इस पे स्ट्राइक करती है। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम हमने पढ़ लिया, एक्स एक्स और वाई वाई, टू सेट ऑफ पैरेलल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स अलोंग व्हिच the field is applied so as to deflect the electron beam along vertical और horizontal directions respectively। इसके बजाय हम करंट कैरिंग कोइल्स को भी यूज कर सकते हैं जो इनको डिफ्लेक्ट करने के काम कर सकती है। उसके बाद आती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। बात आती है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस एक्चुअली है क्या? यहां पे फ्लोरोसेंस बेसिकली क्या है कि हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको किसी भी तरह से एनर्जी मिलेगी तो दे विल गिव लाइट, दे विल गिव सिंटिलेशन। सिंटिलेशन के दो टाइप हैं, हमारा फ्लोरोसेंस भी हो सकता है, फोस्फोरोसेंस भी हो सकता है। तो इसके अंदर भी जो भी हम मटेरियल यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी ए फ्लोरोसेंट मटेरियल, जो हम इसके अंदर कोट करेंगे। और फ्लोरोसेंट मटेरियल जनरली जो हम यूज कर सकते हैं वो हमारे पास या तो वेलेमाइट हो सकता है या जिंक ऑर्थोसिलिकेट हो सकता है, जिसके अंदर मैग्नीज को एज एक्टिवेटर हम यूज करें। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम उस मटेरियल पे आके स्ट्राइक करेगी, इट मींस क्या है कि अपनी एनर्जी उस मटेरियल को जैसे ही सप्लाई करेगी, उसके अंदर से सिंटिलेशन, उसके अंदर से चमक, उसके अंदर से एक फ्लैश ऑफ लाइट आनी शुरू हो जाएगी। अगर वो फ्लैश ऑफ लाइट हमारी आती है अगर वो फ्लैश ऑफ लाइट हमारी 10⁻⁻8 सेकंड से कम टाइम में आ जाती है, इसका मतलब जैसे उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और जो फ्लैश ऑफ लाइट एक फोटोन को रिलीज किया, अगर दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो 10⁻⁸ सेकंड से कम है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरोसेंस। और अगर वो टाइम पीरियड 10⁻⁸ सेकंड से ज्यादा है तो दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज फोस्फोरोसेंस। तो दोनों ही प्रोसेस सेम है कि जैसे ही मटेरियल को एनर्जी मिलेगी इट विल रिलीज ए फोटोन, वो कहीं से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक फोटोन को रिलीज कर देगा। और वो जो फोटोन है वो हमारा लाइट की, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के रेंज में आएगा, तो हमें ऑब्वियसली एक फ्लैश ऑफ लाइट अपीयर होगी, जो भी उसकी वेवलेंथ होगी उसी कलर के हमें मिल जाएगी। मैंने जो तुम्हें ये दो मटेरियल बताए, एक जिंक ऑर्थोसिलिकेट विद
मैग्नीज एक्टिवेटेड, और जो दूसरा मैंने बताया था तुम्हें विलेमाइट, इनकी जो कलर होता है दैट इज ग्रीनिश येलो। तो इसलिए हमें इसके अंदर से जो लाइट मिलेगी, जो स्पॉट मिलेगा, वो ग्रीनिश येलो कलर का मिलेगा। ठीक है, तो प्रोसेस कोई भी हो, चाहे फोस्फोरेसेंस हो या फ्लोरोसेंस हो, दोनों ही केस का जो रिजल्ट है वो एक ही है कि हम के पीछे से जो इलेक्ट्रॉन बीम आएगी वो अपनी एनर्जी को उस फ्लोरोसेंस मटेरियल को दे देंगे, और जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है वो लाइट एमिट आउट करनी शुरू कर देगा। तो उस वे में हमें यहाँ पे बीम का स्पॉट मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की का जो स्पॉट होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब। अब अगर हम बात करते हैं कि वर्किंग ऑफ सीआरओ, सीआरओ काम कैसे करता है, मैंने बता दिया सीआर ट्यूब का, हम इसका बता दिया मेन रोल उसी का है कि जो सीआरओ की वर्किंग में जो सीआरटी की वर्किंग है एक्चुअली वही सीआरओ की वर्किंग है। लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि हमें जो सिनुसोइडल वेव है वो कैसे मिलती है। ये सपोज हमारे पास टाइम बेस वोल्टेज है, इसको हम कंसिडर करते हैं कि जो एक बार बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। अब इसके अंदर क्या है कि जो वेरिएशन है इसके एम्पलीट्यूड का, वो हमारे पास वेरिएशन इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अब टाइम जो बेस सर्किट है, जो स्वीप सर्किट हमने लगा रखा है, उसका काम क्या रहेगा कि इसको इस डायरेक्शन के अंदर स्वीप करना एक टाइम के साथ। तो जो एक पॉइंट पे हमारे पास जो वेरिएशंस आ रहे थे, मान लो हमने एक्स डिफ्लेक्शन अप्लाई कर रखा है, वाई पे 0 दे रखा है, तो बीम है वो इस तरह से चल रही है। ठीक है, जैसे ही स्वीप सर्किट ने इसको देना शुरू किया, बीम थोड़ी थोड़ी आगे भी चलनी शुरू हो जाएगी। तो बीम हमारे पास कैसे ऐसे चलनी शुरू हो जाएगी। जो पहले एक पॉइंट पे चल रही थी, जैसे ही हमने उसको इस डायरेक्शन में स्वीप दिया, दूसरी डायरेक्शन में पोटेंशियल दिया, तो जो एक डायरेक्शन पे हमारे पास इस तरह से मूव कर रही थी वो धीरे धीरे आगे भी मूव करनी शुरू कर जाएगी, और वो हमारे पास एक सिनुसोइडल वेव इस तरह से मिल जाएगी। एंड दिस सेम प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड वी गेट द आउटपुट। इफ टाइम बेस वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस एक्स प्लेट, मैं पढ़ देता हूं, एंड एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस वाई प्लेट। टाइम बेस एक्स प्लेट, ध्यान रखना, इसका मतलब आगे सरकाने के लिए जो हमने लगाया वो एक्स प्लेट पे लगाया, एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस वाई प्लेट, जो एसी हमने अप्लाई की वो वाई प्लेट पे कर दी। तो विजिबल स्पॉट इन एडिशन टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ रहे थे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के क्रॉस आ रहे थे, और दूसरा ने जो एक्स प्लेट थी उसने उसको आगे सरका दिया, तो जो हमें एक एसी की वेव इस तरह से मिल जाएगी। एंड हेंस वोल्टेज टू बी अप्लाइड across y plates and time based voltage across x plate. The sinusoidal waveform of applied voltage will be obtained on the screen. The waveform obtained will be stationary if the frequency of time based voltage is equal to that of the impressed voltage along y axis. तभी स्टेशनरी होगी, अगर वो अदरवाइज हमें वो मूव करती दिखाई देगी। इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू सिंक्रोनाइज देम, इसका मतलब जो भी हमने इस पे एसी अप्लाई की है और जो हम टाइम बेस्ड सर्किट यूज कर रहे हैं, हम दोनों को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा अगर हम उस वेव को स्टेशनरी वेव देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम बेस्ड सर्किट का भी यूज पता लग गया, सीआरटी का यूज भी पता लग गया, डिफ्लेक्शन सिस्टम जो पावर सप्लाई थी, पावर सप्लाई का मैंने बता दिया था मेन यूज क्या है कि एक्स और वाई पे जो पोटेंशियल अप्लाई करने हैं उनको सुटेबल एम्पलीफाई करने के लिए पावर सप्लाई देना। ठीक है, तो दिस इज मेन यूज ऑफ पावर सप्लाई। तो हमने सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसकी वर्किंग यहाँ पे स्टडी कर ली है। अब इसी के अंदर एक चीज और आती है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ए सीआरओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिए हैं, आप इनको इनके बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हो। किसी को कुछ नहीं समझ में आता मेरे से पूछ लेना, ये आपके बुक में लिखे हुए हैं, एक दो लाइन के हैं। सीआरओ से हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेरिएबल क्वांटिटी, कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी है उसका एम्पलीट्यूड पता लगा सकते हैं। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स में भी हैं, इनका एक्सपेरिमेंट फाइनल ईयर में है, जब आप फाइनल ईयर में होगे तो इससे रिलेटेड सीआरओ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करोगे। दूसरा, हम ट्रेसिंग ऑफ एक्चुअल वेव फॉर्म ऑफ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस ट्रेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें उस पर दिखाई दे रहा है, सिंपल एक ट्रेस पेपर लगाओ, उसको ट्रेस कर लो। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेजेस, जितनी वोल्टेज है उसको मेजर कर सकते हैं यूजिंग सीआरओ। डिटर्मिनेशन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट, ये भी किया जा सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसे वोल्टेज मेजर कर सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। और जो हिस्टेरेसिस कर्व है, जो बीएच कर्व है, हम उसको भी ट्रेस कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सारी की सारी सीआरओ की वर्किंग, और जो सीआरओ है उसके यूज, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका फंक्शन। तो यहाँ पे आपकी जो 4th यूनिट है ये भी खत्म हो जाती है और आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इस पूरे सिलेबस में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है इसको पढ़ लो,
और कहीं पे आपको लगता है कि डिस्कस करने की ज़रूरत है, कुछ पूछने की ज़रूरत है, आप मुझे कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पे, आप व्हाट्सएप कर सकते हो या आप मेल कर सकते हो, आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।